हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर लेकर के आ गए हैं एक अमेजिंग सेशन। जैसे लास्ट सेशन हम लोग ने किया था टॉक विद टॉपर, आज है हमारा टॉक विद टेबल विद एक्सपर्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप या हम में से कोई भी व्यक्ति किसी चीज को एक्सपर्ट कब बोलता है या किसी भी व्यक्ति को एक्सपर्ट कब कहा जाता है। ये तब कहा जाता है जब अगर आपके पास आपके बैच में 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर सपोज दैट कोई टीचर है और उनके बैच में 20 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से अगर 15 स्टूडेंट 90 प्लस होते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 95 प्लस होते हैं, 96, 97, 98 करते हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो मेरी नजरों में तो वो एक्सपर्ट है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज हम वेलकम करने जा रहे हैं एक ऐसे ही एक्सपर्ट से और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर के हमेशा से ही एक्सेप्शंस रहे हैं। एक्चुअली वो खुद ही एक एक्सेप्शन का भंडार है। अभिषेक सर, आपका कैसे हैं आप? तो अभिषेक सर कानपुर के टॉप स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं और अभी भी कानपुर के जाने माने स्कूल्स में अपनी जो एक सर्विस है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं और आज ये आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। जितने भी आपके अंदर डाउट है कि हमें एग्जाम्स में डर लगता है, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, राइट, और कैसे हमें नोट्स बनाने चाहिए, क्या 60 डेज में कोई रामबाण तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट के लिए हो सकता है। जैसे कि सर, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि कोई भी स्टूडेंट अपने लिए इफेक्टिव लर्निंग कैसे कर सकता है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इफेक्टिव लर्निंग में दो चीज़ें आती हैं, अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग एंड गुड मेथड ऑफ लर्निंग। अगर स्टूडेंट जिन टीचर से पढ़ रहा है, अगर वो टीचर्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, चैप्टर को अगर इफेक्टिवली पढ़ा रहे हैं, इफेक्टिवली का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि हमें चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसा देना है कि बच्चे का कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बढ़ जाए। उसके लिए टीचर हो सकता है बीच में थोड़ा सा बच्चे से मजाक करे या कुछ पूछे, मतलब है ना, बच्चा बोर ना हो क्लास में। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हमें इतना हैप्पी मूड उस टॉपिक को देना है कि बच्चा चाह कर भी, मतलब ना चाह कर भी उसे वो पढ़ने की कोशिश करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी तो बच्चा कॉपी में नोट करेगा और नोट करने के बाद अगर वो टीचर रेंडमली किसी से पूछता है तो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलना चाहेगा कि हाँ, उसे वो टॉपिक आ गया समझ में। लेकिन टीचर, अगर किसी टीचर ने वो टॉपिक को रेंडमली पढ़ा दिया तो वो बच्चा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं जमा पाएगा, उसका इंटरेस्ट होगा ही नहीं, कंसंट्रेशन होगा नहीं। और जब हम उससे 25 पूछेंगे कि ये टॉपिक मैंने क्या पढ़ा, इसके बारे में बताओ, तो वो पजल आंसर देगा। ओके, तो सर आपकी अकॉर्डिंग ये है कि अगर बच्चे को हम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ बच्चे को भी इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर वो जो लर्निंग होगी वो इफेक्टिव लर्निंग के कैटेगरी में आ जाएगी, राइट सर? अच्छा, कुछ बच्चों के ये डिमांड रहती है कि अगर कोई एक्सपर्ट आपके पास आ रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथ्स है। तो जैसे मैं आपके सब्जेक्ट को लेकर के बात करूं कि केमिस्ट्री को रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाया जा सकता है। अब स्टूडेंट दो तरह का परफॉर्म करता है, या तो वो परफॉर्म करेगा तो थोड़ा सा वीक परफॉर्म करेगा और या तो फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चा रहता है। तो केमिस्ट्री को कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए? देखिए, स्टूडेंट या तो एवरेज होगा या तो रैंक होल्डर होगा। अगर एवरेज है तो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं इस साल और 10 में जितने उसे अच्छे लगते हैं उन चैप्टर्स में उसे हीरो होना है। हीरो का मतलब यहाँ पर ये है कि वो चैप्टर्स ऐसे हैं कि किसी भी मॉडल पेपर में या सैंपल पेपर में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, आपका आंसर तुरंत हो जाए। तुरंत आंसर आ रहा है तो यानी उस चैप्टर पे आप हीरो हैं। हीरो होने के लिए आपको उस चैप्टर पे ओवर कमांड करनी है। ओवर कमांड का करने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस चैप्टर पर मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नंबर्स ऑफ पेजेस आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को देने हैं फॉर प्रैक्टिस। वो चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे चैप्टर्स आपके बढ़ेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरे 10 चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए, लेकिन जितने चैप्टर्स हों आपके वो सॉलिड हों, उन चैप्टर्स पे आप हीरो होगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपका ओरिएंटेड होगा। कैसे? आपको कॉन्फिडेंस के साथ जब आपका सीबीएसई पेपर होगा सामने, आईसीएसई का पेपर जब होगा सामने, तो आपका ये होगा 7 चैप्टर हमारे बहुत सॉलिड तैयार है, इनसे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हमारा पेन नहीं रुकेगा, आंसर हमारा गलत नहीं होगा।
बाकी 3 चैप्टर्स नहीं भी आए तब भी आप इजिली 70% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। सर बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा एक तो साल भर पढ़ता नहीं है, मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एवरेज जब लास्ट में ये सोचते हैं कि कैसे हम लोग 70-80 कर लें, फिर इसके बाद वो जब वो अपना सिलेबस देखता है तो उसको टेंशन हो जाती है कि अरे 7 चैप्टर है 8 चैप्टर है कैसे करेंगे। अरे टेंशन लेने से कोई सर फायदा तो है नहीं, करना तो पड़ेगा ही, शुरुआत तो करो, एक से ही करो एटलीस्ट, 0 से तो अच्छा है कि एक हो आपके पास। तो 1 बाय 1 चैप्टर को कंप्लीट करें अकॉर्डिंग टू सर, और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप अपने रिजल्ट को ओरिएंट कर सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। सर बच्चों के मन में एग्जाम फेयर को लेकर के बड़ा टेंशन रहता है कि एग्जाम कैसे होगा, कैसे पे क्वेश्चंस आएंगे, या वो फिर पूछता है कि कोई रामबाण ऐसा कोई तरीका है क्या जिसमें हम लोग केमिस्ट्री को 60 डेज में इतना करने की 95 कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 95 तो टफ है, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो 60 डेज में 95 प्लस या 90 करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है। तो आपके अकॉर्डिंग सर क्या है इसमें राय? देखिए 60 डेज में अगर आपको तैयार करना है तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट को तैयार करने का मोड क्या है, स्कूल है आपका कि कोचिंग है। अगर आपका मोड कोचिंग है या स्कूल है तो जो चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं जिन पे आपको लग रहा है कि अच्छा है, ये चैप्टर्स अच्छे लगते हैं आपको, तो पहले ही आप अपने सब्जेक्ट टीचर को बता दीजिए कि सर ये 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर में मुझे लास्ट के 3 चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम है, इनमें मुझे कुछ भी नहीं आता समझ में। इससे फ़ायदा ये होगा वो टीचर उन 3-4 चैप्टर जिनमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो चैप्टर्स एट द एंड ऑफ योर सेशन जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे अपना सिलेबस जो पढ़ना है आपको वो लास्ट में एकदम पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपने पहले अपनी प्रॉब्लम बता दी कि सर ये 3 चैप्टर मुझे टफ आते हैं, तो वो 3 चैप्टर आपको लास्ट में सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएगा। फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपने नहीं बताई ये प्रॉब्लम और वही 3 चैप्टर सर ने बिगनिंग में ही स्टार्ट कर दिए तो 60 डेज में हो सकता है आपके 15 डेज वेस्ट हो जाएं, और ये 15 डेज आपके वेस्ट हो गए और आपको फाइनली में 15 डेज बाद टीचर ने पूछा कि भैया तैयार हुआ कुछ, तो आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए पहले ही आप बता दो कि सर इन 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स में हमें इंटरेस्ट बहुत कम है, तो बाकी जो चैप्टर्स में इंटरेस्ट है या जो चैप्टर्स टीचर आपको बहुत अच्छे से तैयार करा सकता है उन्हीं से चैप्टर वो टीचर स्टार्ट करेगा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री आप इजीली तैयार कर सकते हो, ठीक ठाक नंबर आपके अच्छे भी आ सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें कैसे तैयार करना है, कोई भी चैप्टर है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन रखो, जो उसमें फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे अब वो न्यूमेरिकल आ गया, अब उसका फॉर्मूला क्या है उस पर आप सोचो ना, तुरंत फॉर्मूला उसका लिखा होना चाहिए, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ इस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। ठीक, फंडामेंटल प्रिपरेशन आपको करनी है। फंडामेंटल प्रिपरेशन का मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर डेप्थ में नहीं पढ़ना है अभी, मतलब फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है, और न्यूमेरिकल भी फंडामेंटल लेवल पे तैयार करने हैं कि न्यूमेरिकल आपने पढ़ा, ये वैल्यूज़ गिवन है, ये वैल्यू पूछ रहा है और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला में यूटिलाइज करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। नहीं भी कैलकुलेशन कर पाए, आपने वैल्यू पुट की, फॉर्मूला रखा और स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप आपके बढ़े और एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला, लेकिन सारे स्टेप अगर सही हैं तो आपके मार्क्स आपके इंक्लूड तो होंगे ही। रैंकर के लिए जो मैं बताना चाहूँगा वो है ये, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप सोच रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो मेरा फिर से मानना ये कि चैप्टर्स में आपको हीरो होना है। एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई आईएससी दोनों के सिलेबस सेम है। सीबीएसई की जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन पेपर की वो आईसीएसई से थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ट्विस्टिंग होती है क्वेश्चन में, तो बच्चा अगर सीबीएसई स्टैंडर्ड से तैयार कर रहा है तो एसएससी तो तैयार कर ही लेगा। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे स्पेशली फोकस करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अगर रिजल्ट 90+ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे सर। बहुत अच्छी बात है। देखिए सर का कहना था टू द पॉइंट बात करेंगे, राइट, कि जैसे कोई चैप्टर है तो अब ये जो 60 डेज में उसमें आपको डीपली नहीं पढ़ना, डेप्थ में नहीं जाना, टू द पॉइंट बात करिए। जो आपको पता है कि आपने मान लीजिए क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो पता है कि किस टॉपिक से या टीचर से आप हेल्प लीजिए तो आप उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करिए, राइट सर? बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक बड़ी पुरानी कहावत है
कि केमिस्ट्री में रूल से ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। मतलब अब उन एक्सेप्शंस का बच्चा क्या करे, उनको कैसे तैयार करें। तो क्या एक्चुअल में ऐसा है केमिस्ट्री में कि एक्सेप्शंस ज़्यादा हैं, रूल्स कम है, या उन एक्सेप्शंस का भी कोई बोर्ड एग्जामिनेशन में रोल होता है? कन्फ्यूजन बड़ा रहता है, ऐसा कुछ है क्या सर? उसमें आपके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? सीबीएसई एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। हम तो ये कहते हैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एक स्टैंडर्ड बोर्ड है। एक्सेप्शंस वाले क्योंकि बच्चा उनको इग्नोर करता है। आप जिस टॉपिक को इग्नोर करोगे सीबीएसई कहता है हम वही पूछेंगे। तो आपको ये अगर ये लगे कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करें। रही बात एक्सेप्शंस की, तो एक्सेप्शंस में पहले क्या था, नंबर ऑफ बुक्स मार्केट से बहुत कम थी और उनमें वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करना है उसका लेवल बहुत 12 प्लस का है तो वो बुक उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शंस को नहीं एक्सप्लेन करता था। लेकिन आज की डेट में मार्केट में बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इंटरनेशनल बुक्स हैं। अब उन बुक्स को अगर बच्चा पढ़ता है, ये रैंक होल्डर बच्चा ही कर पाएगा। तो रैंक होल्डर बच्चा अगर उन बुक्स को पढ़ता है तो उन एक्सेप्शंस के रीज़न मिल जाते हैं। लेकिन बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो तो ये ड्यूटी बनती है टीचर्स की, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, एक्सेप्शन कह रहा है तो स्कॉलर बच्चा तो नहीं पूछेगा सर इसका कोई रीज़न है। रीज़न अगर बियॉन्ड द लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, तो उसे वो उस लेवल का बता देगा जिस हिसाब से आपको आ जाए। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है तो वो टीचर कह देगा बेटा इसका आंसर आपको हायर स्टडीज़ में मिलेगा जब आप एमएससी फर्स्ट ईयर में होगे या बीएससी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में होगे। ऐसा नहीं है, हर एक्सेप्शन के पीछे रीज़न है और वो रीज़न 12th स्टैंडर्ड का नहीं होता, इस वजह से एक्सेप्शन है। नहीं तो फिर वो उनके रीजंस आपको हायर स्टडीज़ मिल जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, बहुत रेयर है, लगभग 2% एक्सेप्शंस आपको मिलते हैं। तो एक्सेप्शन को तैयार करने का इजी मेथड सिर्फ यही हो सकता है कि बच्चे को बार बार उन टॉपिक्स में फोकस करना चाहिए और टीचर से डिस्कस करते रहना चाहिए बीच बीच में, राइट सर? सर बोर्ड का एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम्स का उसका तो फियर तो सर में है ही, साथ साथ टेंशन अलग की है क्योंकि साल भर हमने कुछ किया नहीं है। अब हमने 60 डेज में पापा को भी जवाब देना है क्योंकि पापा ने भी पैसा खर्च रखा है कि कोचिंग भी जाना है, स्कूल भी जाना है। तो अब ये 60 डेज में क्या कोई रामबाण तरीका है हमारे पास कि किसी भी तरह से कोई ऐसे टॉपिक हो जो स्पेशल टॉपिक हो जिससे बच्चों को हमारे हेल्प मिल जाए कि ये स्पेशल टॉपिक तैयार करने से बच्चे के कुछ मार्क्स वहाँ से सिक्योर हो सकते हैं कि यहाँ से आना ही आना है, या थोड़ा इजी रहता है तो इजीली तैयार किया जा सकता है? जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हमने अभी बिल्कुल आपको बताया कि चैप्टर्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, सारे फॉर्मूले आपको पता हो और उन फॉर्मूले बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। मतलब हर फॉर्मूले के 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल आपने लगा रखे हैं अपनी मेहनत से, इसका मतलब आपके पास गट्स है, आप इसको कर सकते हो। स्पेशली अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में तो हर साल ग्राफ ज़रूर पाता है। ग्राफ के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड किसी ना किसी एक चैप्टर रखता है, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो और चाहे वो सॉल्यूशन हो। हर साल एक ग्राफ का आपका क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो मैं कहूँगा ग्राफ आप तैयार रखिए। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस साल तो सिर्फ 2 ही चैप्टर है, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है क्योंकि हर एक पर्टिकुलर मैटर पर एक अलग एक्सप्लेनेशन है और एक एक्सप्लेनेशन किसी दूसरे से कोरिलेट भी नहीं करता है। क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद अगर स्टूडेंट से कह दो कि डी ब्लॉक की एक्सरसाइज करो तो कहता है सर ये आंसर्स ही नहीं आ रहे समझ में। क्यों नहीं आ रहे? रीज़न है हर एक मैटर पर, हर एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर एक डिफरेंट रीज़न होता है। तो अगर एवरेज स्टूडेंट है, डी ब्लॉक उसके लिए बोरिंग लग रहा है तो कुछ नहीं, तो आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार रखना है। 3D सीरीज़ का, 4D सीरीज़ का, 5D सीरीज़ का। 5D सीरीज़ में प्लैटिनम, गोल्ड और पैलेडियम का। 3D सीरीज़ में सारे एलिमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। आपको पूछोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से क्योंकि अगला चैप्टर हमारा आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में VBT पढ़ते हैं हम लोग। जब CFT पढ़ते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल है। प्रॉब्लम कहाँ आती? बच्चा कहता है अरे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी है, 11th में पढ़ा था। कब पढ़ा था? जरा टाइम ड्यूरेशन तो देखो। जब आप 11th आए थे, CBSE के 4 चैप्टर आप पढ़कर सीधे NCERT के 11th क्लास से पढ़ने जा रहे हो और उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा 2nd चैप्टर में। फिर इसके बाद पूरा 11th पास हुआ, 12th भी आपका पूरा कंप्लीट हुआ, तब आया आपका डी ब्लॉक। यानी बिगिनिंग में और एंड में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको तैयारी करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगा तो आने वाले चैप्टर्स आपको तैयार। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें रैंकर्स स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं उनके 90% प्लस आएंगे,
तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज तैयार होने के बाद रीडिंग पर थोड़ा फोकस करें। रीडिंग के साथ साथ एनसीईआरटी इंटेक्स कितना हो जाए, तो फिर से मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पर आप ट्राई ज़रूर करें। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तैयार करें। तो सर हमारे छोटे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास 10 के लिए भी, कुछ केमिस्ट्री में कुछ टिप्स दीजिए जो उनके एग्जाम्स के लिए उनके जो मार्क्स हैं वो बूस्ट कर सकता हो। जी, क्लास 10th में वैसे तो 5 चैप्टर्स हैं और उन 5 में से एक चैप्टर सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, केवल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। एक साल में उसे वे 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। आईसीएसई की अगर हम बात करें तो एक साल में उसे लगभग 14 चैप्टर्स मतलब 14 प्लस चैप्टर पढ़ता है जाके एसएससी बोर्ड। उसके कंपैरिजन में सीबीएसई तो सिर्फ 4 चैप्टर्स आप तैयार कर रहे हैं। 4 चैप्टर तैयार कर 4 चैप्टर बड़े आराम से बहुत अच्छी मेहनत से आप तैयार कर सकते हो। आप स्कूल पे फोकस करें, जहाँ आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उन 4 चैप्टर्स को साल में 4 बार आप तैयार कर सकते हो। एनसीईआरटी की एक्टिविटी क्लास 10th के लिए स्पेशली एनसीईआरटी की एक्टिविटी क्या है, वो एक एक्टिविटी, एक टास्क है। बिग बॉस में जैसा देते हैं, एक टास्क है, वो एक टास्क दे रहे हैं आपको, वो टास्क आपको करना, उसके पीछे क्वेश्चंस क्या है, उनके पीछे उनके रिजल्ट क्या, ऑब्जर्वेशन, ये आपको वो एनसीईआरटी नहीं देगा। रीजन आपका सब्जेक्ट टीचर देगा, बिल्कुल सही बात है। स्कूल एक्सप्लेन करेगा, एक्टिविटी लैब में परफॉर्म करोगे तब उनके रीजन। एक्टिविटी आप एक्टिविटी पर स्पेशली फोकस करें। चैप्टर आपको तैयार है, आपको लग रहा है वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छा आता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है लखमीर की बुक, आपने पॉपुलर बुक है चांद की, लखमीर की बुक आती है, और लखमीर की बुक में जो बैक एक्सरसाइज है उस पर आपने ज़रा क्वेश्चन, हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आप लगा लेते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तैयार कर लेते हो, तो आप 100 आउट ऑफ 100 साइंस में आप ला सकते हो। क्लास 10 में ला सकते यही मानना है। तो बिग बॉस चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करें और इसके साथ जो आपकी क्लास 10th में लखमीर सिंह बुक है, 4 चैप्टर है यार, आप 4 चैप्टर भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा फिर आपके लिए टफ टास्क हो जाएगा, राइट। तो अभी से फोकस करो और क्या करना है देखते हैं। सर अभी तक तो हमें कुछ तैयार नहीं है एज ए स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा क्या है कि मैंने साल भर खूब मस्ती करी है, मामा की शादी, चाची की शादी, राइट। इसके बाद क्या है, अब मुझे कुछ तैयार तो है नहीं, फिर मैं जाता हूँ सैम्पल पेपर की तरफ। कोई मुझे सजेस्ट करता है कि सैम्पल पेपर नहीं PYQs लीजिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सैम्पल पेपर और PYQ दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। जैसे हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो उसे सारे चैप्टर्स तो तैयार होते नहीं हैं, लेकिन उसने कहा कि सर मुझे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे तैयार हैं। तो हमने कहा अच्छे तैयार हैं तो ये लो इन 2 चैप्टर्स के PYQ और इनको अटेम्प्ट करो। अगर इनको आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो, यानी इस साल आने वाला इस चैप्टर से क्वेश्चन आप कर लोगे। इससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर एवरेज स्टूडेंट को हम मॉडल पेपर दे दे, सैम्पल पेपर दे दे, जैसा जैसे बोर्ड में आ रहा है, पहला क्वेश्चन उसने पढ़ा नहीं आया, डिमोटिवेट हो गया, दूसरा पढ़ा नहीं आया, तीसरा पढ़ा नहीं आया, अब उसका जो माइंड है एक नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं। सही बात है। अगला क्वेश्चन आ भी रहा होगा उसे, तो वो अपना 100% उस क्वेश्चन पे नहीं दे पाएगा, जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, क्यों आ ही नहीं रहा, हमें कुछ तैयारी ही नहीं, हम साल भर क्या करते हैं, ये उसके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस चलते रहेंगे। तो उसका एवरेज स्टूडेंट का हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए जो भी चैप्टर आपका तैयार है उसके क्वेश्चंस तैयार करने के बाद बैक ईयर्स के क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, PYQ लगा लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा तैयार। लेकिन रैंकर स्टूडेंट है, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट लग रहा है उसे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो PYQ लगा ही लेगा, वो उसे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से लगा बैठा है, 10 ईयर कर रहा है वो, 10 ईयर कर रहा है वो। उसे फिर हम मॉडल पेपर देंगे, मॉडल पेपर करेगा, मॉडल पेपर करेगा तो उसे मॉडल पेपर भी पूरा आ रहा होगा, वो ये देखेगा कि कितने टाइम में हम उस मॉडल पेपर को एक गुड फ्रेम के साथ सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एक्चुअली अभी तक था कोविड तो हुआ था टिक मार्क या बिल्कुल, अब लिखना पड़ेगा आपको, पूरे 3 घंटे लिख के बैठना है, अब वो प्रैक्टिस तो है नहीं जी। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के आने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल सर, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इन 2 साल में क्लासेस ऑनलाइन रही, ऑनलाइन रहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बच्चा पेन और कॉपी से बिल्कुल दूर हो गया, डिस्टेंस हो गया उसकी, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, एक वर्चुअल कांटेक्ट है। घर पे वो कैसे पढ़ रहा है, बहुत से बच्चे टहलते टहलते पढ़ते, 2 साल में उनकी जो लर्निंग स्किल थी, जो राइटिंग स्किल थी, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है।
आते हुए भी बच्चा क्वेश्चन आंसर नहीं फ्रेम कर पा रहा है, आंसर नहीं फ्रेम कर पा रहा है, तो कहाँ से मार्क्स आएंगे? तो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप जो भी आंसर लिख रहे हो एक बार टीचर को चेक जरूर करो कि सर इतना इनफ है, कि इससे ज़्यादा लिखें या इससे कम लिखें। मतलब हाउ टू राइट, आप मान लो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, अब आपने सीधे लिख दिया D2sp3, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट लिख दिया D2sp3, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख के पता चल जाएगा कि D2sp3 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, आपने बता दिया। तो इस वजह से आपको ऐसा आंसर देना है, इस तरह से लिखना है कि आपकी कॉपी एक सीनियर टीचर चेक कर रहा है जिसे 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो उसको कहीं पे मार्क्स आपके रिडक्ट करने का मौका ना मिले, ऐसा आपको आंसर लिखना है। तो इफेक्टिव लर्निंग के साथ साथ इफेक्टिव राइटिंग, मुझे लगता है राइटिंग इज अ फर्स्ट इंप्रेशन है। मान लीजिए पहला पेज खुला, अब उसी में सब गंदा संदा लिखा है तो थोड़ा सा मन हट जाता है, चाहे जितना अच्छा स्टूडेंट, चाहे जितना अच्छा है। हम लोग यूपी बोर्ड में, हम लोग यूपी बोर्ड से ही पढ़े हैं, तो हम लोगों को टीचर ये सिखाते थे कॉपी अच्छी लिखनी है, काला नीला पेन बहुत अच्छी तरह से यूज करना है, सही बात है। स्केल से आपको बॉर्डर बनाना है, अच्छा, चाहे जितना खराब हो, सही लेकिन बात टीचर उसको एक बार पढ़ता जरूर था कि लिखा अच्छा होता है। सॉरी, अब एक्चुअली क्या, अब तो आजकल सीबीएसई में ये हो गया कि एक भी पेन करना है आपको, काले नीला कोई झंझट भी नहीं है यार। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा राइटिंग में फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि पहला जब पेज खुला और अगर राइटिंग अच्छी हुई तो टीचर के माइंड में पॉजिटिविटी आ गई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई। आपने भी सर सीबीएसई में कॉपी करेक्शन किया है, आपको भी ऐसा फील आता होगा जब पहला पेज अच्छा लिखा है कि चलो ठीक है, जरा दिमाग नहीं इसमें लगाना, दिमाग नहीं लगता है, तो थोड़ा सा इजिली मार्क्स क्या है हाथ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस केस में होता क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग के पेजेस अगर आपने बहुत इफेक्टिव लिखे हुए हैं, तो टीचर सिर्फ पूरे सेंटेंस नहीं पढ़ता है, टीचर सिर्फ आपका कीवर्ड देखता है कि आपका कीवर्ड क्या है, और कीवर्ड देता है। आपने अगर स्टार्टिंग में थोड़ा रॉन्ग भी लिखा है या बाद में भी रॉन्ग लिखा है, तो चांसेस आपके प्लस होते हैं, ना कि माइनस में। एक अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छी राइटिंग कर रहा है, एक अच्छा स्टूडेंट है जिसकी राइटिंग मतलब क्वेश्चन का रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो गलत है, सही आंसर को वो 3-4 बार कट करके लिख रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट है आपका, ये टीचर के माइंड पे नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। वो सोच लेता है इसको आंसर ही नहीं क्लियर है, इतनी बार कट कर रहा है। आप स्कॉलर हो, मुझे पता है आपका मेंटल लेवल जेई लेवल का है, लेकिन इतनी ज़्यादा आप अपनी कॉपी में मिस्टेक कर रहे हो, इतना गंदा लिख रहे हो, इस वजह से कहीं ना कहीं 100% रिजल्ट लाने में डिफिकल्टी होती है। सही बात है, अच्छे स्टूडेंट का रह जाता है रिजल्ट, कई बार हम लोग देखा है, तो यही प्रॉब्लम है। तो टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग की इफिशियंसी, एक अच्छी राइटिंग इफेक्टिव लर्निंग को मजबूत बनाती है। स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन आप सबके माइंड में रहता है, और बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बड़ी शॉर्ट में सर लिखी हुई है, और उस एनसीईआरटी शॉर्ट बुक को मतलब कभी कभी तो मैं जब पढ़ता हूँ तो कुछ लाइंस ऐसी होती हैं कि कंप्लीटली उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ टास्क पड़ जाता है। तो अगर टीचर के लिए टफ टास्क पड़ता है तो बच्चा एनसीईआरटी बुक को कैसे तैयार करे? तो थोड़ा इसके लिए कुछ अगर टिप्स अगर आप देंगे तो कुछ हेल्प मिल जाएगी हमारे 10th के और 12th के दोनों बोर्ड एक्सपीरियंस के लिए। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 10th क्लास के लिए अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक से उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको 90% से ज़्यादा आपको रीडिंग से आएगी समझ में। क्लास 10th में रीडिंग आपको एनसीईआरटी की आएगी समझ में। क्लास 12th में क्या होता है, क्लास 12th की अगर आपने देखी होगी एनसीईआरटी बुक तो उसकी ये थिकनेस है, और उसी पार्ट 1 का अगर आप रेफरेंस बुक लेते हो तो 5 टाइम्स अगर उसकी थिकनेस का मल्टीपल कर दोगे तो वो जाती है आपकी रेफरेंस बुक। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन किया गया है। अब अगर हम लोग एनसीईआरटी की किसी पर्टिकुलर लाइन को पकड़े हैं, अगर हम रीड करते हैं तो उस लाइन को अगर टीचर एक्सप्लेन करे तो उस लाइन को एक्सप्लेन तब कर सकता है जब उस पर्टिकुलर लाइन का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का बिगिनिंग के एक हाफ पैराग्राफ और उस टॉपिक के लास्ट का हाफ पैराग्राफ जो वो एक्सप्लेन करेगा तब उस सिंगल लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर पाएगा। इस वजह से रेफरेंस बुक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन जो शार्प होते हैं, जिनका माइंड बहुत शार्प है, तो वो बहुत इजीली एनसीईआरटी की रीडिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि वो उस लाइन को पढ़ते हैं तो उस पर दिमाग लगाते हैं, अरे ये क्या रहा है, इस पर थोड़ा जोर डालते हैं, लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं।
तो उन्हें रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रेफरेंस बुक ज़्यादातर स्टूडेंट्स परचेस करते ही हैं। हाँ। लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग के बिना आपका ना कंपटीशन क्लियर होता है और ना बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि रीजन, एजर्शन, एमसीक्यू ये बेटा एनसीईआरटी की टेक्स्ट लाइन से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। अगर वो समझ में आ गई तो आपका रिजल्ट बहुत ओरिएंटेड होगा। तो सर चलते चलते एक कंक्लूजन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया है कुछ, मतलब पहले से प्री प्लान नहीं था। कि देखिए इस पूरे सेशन का जो हमारा टारगेट था वो ये था कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप मुझे 2-3 ऐसी टिप्स बताइए कि जिससे हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकें, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, और या मैं बहुत स्मार्ट हूँ फिर भी वो टिप्स मेरे काम आएंगी। तो कुछ ऐसी 2-3 टिप्स बताइए जिससे एज अ कंक्लूजन रिजल्ट पे हम पहुंच सके कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री एज अ फुल ऑफ एक्सेप्शंस एंड डर, खौफ थोड़ा भरा रहता है बच्चों के माइंड में। देखिए, अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो उसमें एक जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब कुछ ना कुछ टास्क करते हैं, किसी को आता हो या ना आता हो, हर कोई करता है टास्क। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसे लगता है कि अगर हम जीतेंगे या लंबे समय तक टिकेंगे तो हमें यहाँ से अमाउंट भी मिल रहा है पर डे का या पर वीक का, और प्लस फेमस भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़, विनर होंगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। यही चीज़ हम अपनी स्टडी में क्यों ना लाएं? करना क्या है आपको, एक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक आपको वीक में एक रजिस्टर भरना है। सिर्फ वीक में एक रजिस्टर भर, एक रजिस्टर आपको भरना। थिकनेस आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है ना, थिकनेस हमारे साथ। हाँ, अगर बहुत मतलब बिलो द एवरेज स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो बहुत मोटा रजिस्टर नहीं लेगा। वो सोचेगा कम से कम पेजेस हो, एक हफ्ते में भर जाएंगे। लेकिन वीक में अगर एक रजिस्टर आप भर रहे हो और नंबर ऑफ पेजेस अगर हम 100 की बात करें, कम से कम 100 पेजेस हो, तो 100 पेज का अगर एक रजिस्टर आप 1 वीक में भर रहे हो अपनी सेल्फ स्टडी से, जो स्कूल में पढ़ाया गया, जो कोचिंग में पढ़ाया गया, उसे घर पे आप तैयार करो और माइंड सेट करो कि आपसे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट है नहीं। अपने माइंड को कॉन्फिडेंट दो। आपका माइंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अरे मुझे क्यों नहीं आ रही चीज़ समझ में, आएगी। देखो मैं 1 वीक में रजिस्टर भर रहा हूँ। अगर इस टास्क को आप अगर एग्जामिनेशन तक फॉलो करते हो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मेरा यही मानना है कि आपको 1 वीक में एक रजिस्टर भरना है। ये रजिस्टर एक एविडेंस है कि आपने इतनी मेहनत की है और यही मेहनत आपको मार्कशीट में नजर आएगी। सही बात है, और एक पुरानी कहावत भी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल भाई अगर आप डर के रहोगे तो फिर कैसे आपका रिजल्ट हो, कैसे बूस्टअप होगा? और अगर नहीं कर रहे हो तब तो जीरो हो ही, तो एटलीस्ट इससे अच्छा है कुछ ना कुछ तो बिल्कुल कोशिश तो करो। थिकनेस आपकी, रिजल्ट आपका, जितनी ज्यादा रजिस्टर की थिकनेस उतना ज्यादा रिजल्ट। मेरा मानना ये तो ऐसी बात हो गई ना कि चाय उतनी मीठी होगी जितना उसमें हम लोग शुगर प्लेस लेंगे। ठीक है, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आज का जो सेशन है यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ने जो टिप्स दी हैं आप में से कितने बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो एक वीक में एक रजिस्टर को फुलफिल करेंगे, कितने बच्चे हैं जो टाइम मैनेजमेंट के साथ इफेक्टिव राइटिंग और इफेक्टिव लर्निंग में फोकस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीजन में।